अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टूक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, आज बड़ा अहम टॉपिक है हमारे प्रोग्राम का, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यंगस्टर्स पर। 60% हमारा जो है यूथ वो इस वक्त मुश्किलात का शिकार है, और हुकूमत की तरजीह होनी चाहिए कि वो अपनी यूथ को प्रायोरिटी पे रखे, उन्हें वो मौक़े दे जिसके वो हकदार हैं। दूसरी जानिब हर शहरी का बुनियादी हक होता है कि सेहत की सहूलियात उसको दी जाए, तालीम की सहूलियात उसको दी जाएँ। बुनियादी ये सहूलियात हैं, बुनियादी हुकूक है किसी भी शहरी के, और ये रियासत पे फ़र्ज़ होता है कि वो अपने शहरी को उसका हक पहुँचाए। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो इससे थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं, थोड़ी सी या शायद थोड़ा ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। और देखने में ये आ रहा है, कुछ खबरें ये हैं कि वैक्सीनेशन के नाम पर बच्चों की ज़िंदगियाँ दांव पर लग चुकी हैं, और वैक्सीनेटर्स जो है वो ओहदे तब्दील करवा रहे हैं, और दवाइयाँ बजाय वैक्सीनेशन करने के वो स्टोर और डाटा एंट्री ऑपरेटर के ओहदों पर कब्जा कर रहे हैं या वहाँ पर जा रहे हैं। उनकी कोशिश ये है कि वो वैक्सीनेशन ना करें, बल्कि वो एक जगह बैठकर दूसरा काम करें। तो ये बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि जिसका जो काम है वो वही कर सकता है। हज आज़मीन के लिए अच्छी खबर यह है कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से हज से महरूम रहने वाले जो इस साल लोग महरूम रह गए हैं उनको अगले साल मौका दिया जाएगा, और प्राइवेट जो जिनसे जो वहाँ पर पहुँचाने वाले लोग थे उनसे ज़्यादा पैसे वो नहीं लेंगे। वो इसी पैकेज में अगले साल वो सफ़र कर सकेंगे और हज की सादत हासिल कर सकेंगे। तीसरी एक और बहुत अहम खबर है, हब डैम का मंसूबा है। 14 अरब का खर्चा हुआ, लेकिन कारकर्दगी सिफर नज़र आई, और मेयर कराची ने 14 अगस्त को इसके इफ्तिताह का टाइम दिया था, लेकिन 14 अगस्त से पहले ही जो कैनाल था वो बह गई और इफ्तिताह नहीं हो सका। इस पर ज़रूर बात करेंगे। जबकि एक और अहम मामला है, शाह लतीफ़ पुलिस स्टेशन में नौजवान की हलाकत का मामला है। ये तमाम आज के टॉपिक्स हैं। और दूसरी जो हमारी मईशत है, स्टॉक एक्सचेंज ने बड़ा तीर मारा है, फिर एक रिकॉर्ड बना दिया है। हर रोज़ स्टॉक एक्सचेंज नया रिकॉर्ड बना रहा है। लेकिन अगर हम महंगाई की बात कर लेते हैं या अगर हम मईशत की बात कर लेते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि आवाम को कहीं भी कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। आज के यही टॉपिक्स हैं, इन पर हम बात करेंगे। जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाऊँगी। अमीर हमजा साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, तज़ियाकार हैं, समाजी रहनुमा हैं, और अक्सर आप इन्हें सोशल मीडिया पर भी देखते हैं। जबकि किरण मसूद साहिबा MQM से MP हैं और हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, उनसे भी बात करेंगे। बहुत खुशामदीद कहूँगी अमीर हमजा साहब आपको अपने प्रोग्राम में। जानना ये चाहेंगे कि यूथ की मैंने बात की, 60% हमारा यूथ है, यंग ब्लड है, लेकिन जो हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी कौम की स्ट्रेंथ कहा जाता है कि पाकिस्तान के 60% यूथ, उसको उस तरह से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा, उसका उस तरह से इस्तेमाल नहीं हो रहा, उससे वो फ़ायदा नहीं उठाया जा रहा जैसा कि उठाना चाहिए था। एग्री करेंगे आप इस बात? सबसे पहले तो देखिए, मैं बड़ा मशकूर हूँ आपके चैनल का कि आपने आज मुझे यहाँ बुलाया उसके लिए। और यूथ की देखें, जहाँ तक बात है तो हमारे यहाँ यूथ सही डायरेक्शन पे है ही नहीं। आज के दौर में एक तो सबसे मेन चीज़ कि पाकिस्तान में जितनी भी यंगस्टर्स हैं, जितनी भी यूथ है, उनके लिए फैसिलिटीज़ बहुत कम है हमारी कंट्री में, माजरत के साथ में। तो सबसे पहले तो उनके लिए कुछ प्लेटफॉर्म्स बनाए जाएं, जैसे कि ज़रिया माश का, कि उनके लिए कारोबारी एतबार से कुछ प्लेटफॉर्म्स बनाए जाएं, उनको ट्रेड की नॉलेज उनको दी जाए, कि उनको समझाया जाए कारोबार और चीज़ें होती क्या हैं। लेकिन यहाँ पर अमीर हमजा साहब हम ये देखते हैं कि एक बच्चा जब वो यूनिवर्सिटी में वो कोई डिग्री कर रहा होता है तो उसे ये नहीं पता होता कि फील्ड में वो कहाँ जाएगा, कहाँ एडजस्ट होगा। ये बहुत बड़ा एक गैप है इंडस्ट्री और हमारी एजुकेशन में, बहुत बड़ा गैप है। इसमें एक ब्रिज की ज़रूरत है कि जो स्टूडेंट्स को भी बता सके कि भाई आपने आगे चल के क्या करना है। ठीक है, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, ब्रिज जो है, बेसिकली ब्रिज गवर्नमेंट बना के देगी ना। जितनी भी यूथ है उसको कोई प्लेटफॉर्म आप फराहम करेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने बनाई हुई जिसको हम अप्रिशिएट करते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी कुछ चीज़ों की कमियां हैं। क्योंकि अगर आप ग्लोबली देखेंगे, स्टूडेंट्स को आगाही भी तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। स्टूडेंट्स के लिए कुछ प्लेटफॉर्म्स बनाए जाएं जहां पे उनको अवेयरनेस दी जाए चीज़ों की। जस्ट स्टूडेंट देखें,
ایک پڑھائی ایک الگ پڑھائی آف کورس شعور دیتی ہے, سب چیزیں دیتی ہے, لیکن اس کے بعد اس نے لائف میں کرنا کیا ہے. لیکن اگر تھیوری اور پریکٹیکل میں اتنا فرق ہوگا تو وہ کیسے کوئی بھی, اب بہت چھوٹی سی بات ہے, ایک شخص اگر وہ میڈیا پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ جب میڈیا کے فیلڈ میں آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے یہاں پہ پریکٹیکل بالکل ڈفرینٹ ہے. اسی طرح وہ اگر کوئی اور ٹیکسٹائل پڑھ رہا ہے لیکن جب وہ ٹیکسٹائل میں جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی فیلڈ کافی مختلف ہے. یا آئی ٹی کورسز آپ دیکھ لیں, بہت ساری چیزیں. تو یہ یونیورسٹیز کی یا ایجوکیشن جو ادارے ہیں ان کی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ وہ شروع سے ہی, جیسے کہ یورپین کنٹریز میں ہوتا ہے کہ بچپن سے ہی بچے کا ایک مائنڈ سیٹ بنا دیا جاتا ہے یا بچے کا انٹرسٹ لیول دیکھ کے اس کو اسی لائن میں آگے بڑھایا جاتا ہے. دیکھیں کافی ساری یونیورسٹیز ہیں ہمارے یہاں پاکستان میں, انسٹیٹیوٹس ہیں جو کہ ماشاءاللہ بہت اچھا کام بھی کر رہے ہیں, جن کو اپریشیٹ ہمیں کرنا چاہیے, اور کچھ ہیں جو کہ کام نہیں کر رہے. ہاں ان کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں ان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ کام دیکھیں ایک عام آدمی نہیں کر سکتا, اس پہ گورنمنٹ ان پہ کام کر سکتی ہے. گورنمنٹ کے ادارے ہیں جو کہ ان کو درست کرا سکتے ہیں, اسٹوڈنٹس کو وہ سہولتیں فراہم کر سکتے ہیں کہ ان کو ایک ایٹ لیسٹ میں سمجھتا ہوں ایز اے یوتھ خود ہوتے ہوئے کہ کچھ نہیں, ایک ان کو ایسا پلیٹ فارم فراہم کیا جائے جہاں سے ان کو اویئرنیس ملے. سندھ حکومت 17 سالوں سے صوبہ سندھ میں کام کر رہی ہے. اسٹوڈنٹس کے لیے کچھ کیا, یوتھ کے لیے کچھ کیا تو بہت کچھ. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ پہنچا نہیں. پہنچا بھی ایسا نہیں کہہ سکتے ہم, دیکھیں پہنچا بھی لیکن ٹائم فریم کا گیپ بہت آ گیا. جو چیز ایک سپوز کہ جو 6 months میں ہونے والی ہوتی ہے ہمارے یہاں, وہ 6 سال لگ جاتے ہیں, وہ سالوں میں چلی جاتی ہے. دیکھیں یہ تو سندھ گورنمنٹ کا ترہ امتیاز ہے نا, کوئی بھی ترقیاتی کام جیسے آپ دیکھ لیں جو بھی کچھ ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سا ٹائم فریم سے تھوڑا باہر نکلتا ہے, پھر زیادہ نکلتا ہے, پھر وہ بجٹ سے بھی آؤٹ ہو جاتا ہے, اور پھر وہ کئی سال. بہت سارے منصوبے ہیں, K4 کا منصوبہ لے لیں یا ابھی یونیورسٹی روڈ کو آپ دیکھ لیں, اور بہت ساری چیزیں ہیں, بہت ہی ساری چیزیں ہیں. لیکن یہ ہے کہ بہرحال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کام ہو رہا ہے, لیکن ہم جب بات کرتے ہیں یوتھ کی تو ہم تو اپنے مستقبل سے کھیل رہے ہیں نا. بالکل ایسا ہی ہے. ہمارے یہاں میں اگر آپ کو ایک پرسنلی اپنی ایک مثال دوں تو جب کاروبار کے اندر ہم بھی آئے تو ہمیں ایک فیملی سے ڈائریکشن بھی دی گئی, کیونکہ ہمارا گولڈ کا بزنس ہے تو ہمیں اس میں ڈائریکشن دی گئی, کاروبار کی سمجھ دی گئی کہ کام کو کرنا کیسے ہے, چیزوں کو کرنا کیسے ہے. تو یہ ڈائریکشن فیملیز سے الگ ملتی ہیں, لیکن گورنمنٹ کی بھی رسپانسبلٹی بنتی ہے. میں ایسا سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ بھی کچھ ایسے سیمینارز کرے, پرسنلی سندھ حکومت ہو یا جو بھی ادارے ہیں اس پہ کام کرتے ہیں, ان کی بھی یہ رسپانسبلٹی میں ایسا سمجھتا ہوں کہ بنتی ہے کہ وہ کچھ ایسی پلیٹ فارمز بنائیں, ایسے فورمز بنائیں جہاں پہ یوتھ کو جو ہے وہ آپ صحیح اس کو اویئرنیس دے سکیں, اس کو ایجوکیٹ کر سکیں, کاروباری حوالے سے, اس کو سوشلی لائف کے حوالے سے. بیسیکلی ہمارے ہاں جو ایک مائنڈ سیٹ ہے نا کہ اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو وہ زیادہ کمانے کے لیے, ارننگ کے لیے وہ پڑھ رہا ہے, اور اس نے پڑھ کے اور اس نے بابو بن جانا ہے, اور وہ کسی سیٹ کو وہ کرتے ہیں کہ وہاں سے وہ ارننگ زیادہ لے لیں گے, اور وہ نوکری پیشہ جو لوگ ایک, حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اس وقت نوکری پیشہ جو لوگ ہیں وہی سب سے زیادہ ٹیکس پیئر ہیں. ٹھیک ہے, وہ سب سے زیادہ ٹیکس پے کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ایک نوکری پیشہ ہونے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہر مہینے سیلری آ جائے گی, ذرا سکون سے بیٹھ کے ہم ٹائملی کام کر لیں گے. بزنس میں یہ ہے کہ ہمیں زیادہ ٹائم دینا پڑے گا, ہمیں زیادہ سر کھپانا پڑے گا, ورائٹی لے کے آنی پڑے گی. تو اس کے لیے بھی حکومت کو بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ بزنس کی طرف اپنی. دیکھیے نوکری پیشہ کا, دیکھیں نوکری پیشہ, میں آج کل نوکری پیشہ جو اپنے اس میں دیکھتا ہوں تو نوکری پیشہ یہی بات کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو اگر سپوز کہ کوئی اگر ایک مینیجر پوسٹ پہ ہے تو وہ کہے گا کہ یار مجھے کسی اور کمپنی میں جاب مل جائے جہاں پہ میری سیلری اچھی ہو, کیونکہ پورا نہیں ہو پاتا. مہنگائی ہمارے یہاں حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے, چیزیں بہت مہنگی ہو چکی ہیں, جو لوگوں کے نوکری پیشہ کی استطاعت سے باہر ہیں. ان کو وہ سائیڈ بزنس دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ سائیڈ جابز دیکھ رہے ہوتے ہیں, ارننگ کے راستے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کوئی ان کو ایسا پلیٹ فارم مل جائے جہاں سے وہ اپنے جو دیگر ایکسپینسز ہیں وہ ان کو کور اپ کر سکیں.
तो नौकरी पेशा और बिजनेस वाला तो देखें, बिजनेस वाला बिजनेस करने से बेहतर है कि वो कहता है मैं 2 नौकरियां कर लेता हूँ। हाँ, ऐसे लोग भी हैं माइंडसेट के, ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और MQM से MPA हैं किरण मसूद साहिबा, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया, उनको खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम किरण मसूद साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। किरण मसूद साहिबा, बड़ी एनर्जी है आप में, मैंने देखा है आप जब भी बात करती हैं तो बहुत बड़ा एनर्जेटिकली आप आंसर करती हैं। और हम बात यहाँ पे कर रहे हैं यूथ की, तो यूथ के लिए MQM ने बड़ा काम किया है, काम जमात इस्लामी ने भी किया है, काम सिंध गवर्नमेंट ने भी किया है, लेकिन क्या वजह है कि हमारी यूथ हमेशा ही मुश्किलात का शिकार रहती है, क्यों? मेरा ख्याल ये है कि हमारी यूथ थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट हो गई है। कहाँ? सबसे बड़ा अलमिया ये बन गया है कि तालीम का रुझान कम हो गया है। आप देखें खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई जब से फेडरल मिनिस्टर फॉर एजुकेशन बने हैं, वो पूरी दुनिया से यूथ के लिए प्रोग्राम्स ला रहे हैं, IT के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के और दीगर तमाम टेक्निकल कोर्सेज, जिनके बाद आपको चाइना भेजा जा रहा है, दीगर ममालिक में भेजा जा रहा है। लेकिन बहुत अफसोस होता है कि यूथ का इंटरेस्ट कम से कम हो रहा है तालीम में। ये बात हमारे लिए परेशान कुन है। अच्छा किरण साहिबा, आपने AI की बात की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो हम देख रहे हैं, एक सहाफ़ी होने की नज़र से मैं आपको बताऊं कि आने वाले दिनों में तो मुझे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सभी ख़त्म होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ तो आपके पास आपकी हथेलियों में मौजूद है, एक छोटा सा सेल, ऑनलाइन हर चीज़ आपके पास मौजूद है। बेशक है, लेकिन तालीम की जो अहमियत है ना, हाँ, चाहे AI के ही कोर्सेज हो, तालीम तो हासिल करे। नहीं, अब तो वो खुद ही सिखाएंगे ना, AI खुद ही सिखा देंगे, सब कुछ मिल जाएगा आपके सेल में। क्या कह सकती हूँ, मैं तो अफसोस का इजहार कर सकती हूँ। नहीं तो इसमें गवर्नमेंट का किरदार कहाँ है किरण साहिबा? जी, गवर्नमेंट का किरदार कहाँ है इसमें? गवर्नमेंट को कैसे देखें? अगर आप ये समझ रही हैं, मैं समझ रही हूँ, सिंध की पॉलिसी से कराची के लड़के लड़कियां मायूस हो गए, खास तौर पर लड़के। जो कोटा सिस्टम की गैर मुनसिफाना तकसीम है, उस चीज ने तलबा के दिल तोड़ दिए हैं। वो हायर एजुकेशन की तरफ जा नहीं रहे। हमारे लड़के बाइकियां चला रहे हैं, फूड पांडा पे काम कर रहे हैं। अगर सिंध गवर्नमेंट जॉब्स की मुनसिफाना तकसीम करे, चले आप 60-40 के जो कोटा सिस्टम का रेशो डिसाइडेड था उस पर तो दें, तो कुछ तो होप पैदा हो हमारी नौजवान नस्ल तो में। किरण साहिबा, कोटा सिस्टम जब आपके पास गवर्नमेंट थी, मुस्तफा कमाल साहब के पास वो मेयर थे, बड़ी अथॉरिटीज थी, मुशर्रफ दौर में खत्म करवाया आपने कोटा सिस्टम। आप नहीं खत्म कर सकते, कोई भी मेयर कोटा सिस्टम बिल्कुल भी खत्म नहीं कर सकता। ये सिंध हुकूमत कानून साजी करे। अच्छा, तो आप करवा नहीं सकते कोई? आप लोग 2/3 मेजोरिटी MQM के पास कभी भी नहीं रही कि MQM करवा ले। 2/3 मेजोरिटी के साथ खत्म होगा कोटा सिस्टम। और हम तो राजी हैं यार, हमें 40% जो हमारा कोटा डिसाइडेड है ना, वो दे दो। अच्छा, हाँ ठीक है, चलें। तो मुंसिफाना तकसीम को यकीनी बनाइए। ठीक है, मुनसिफाना तकसीम आप समझते हैं? हमारे साथ अमीर हमजा साहब भी मौजूद हैं स्टूडियो में, उनसे भी बात कर लेते हैं। अमीर हमजा, आप समझते हैं कि जो कोटा सिस्टम है इसने बड़ा नुकसान पहुंचाया है यूथ को? देखिए, इसके अंदर आपकी अपनी अपनी एक, मैं ऐसा समझता हूँ कि सोच है एक एज अ बिजनेस पर्सन, क्योंकि अगर मैं इस चीज़ के ऊपर मैं इस चीज़ को बहुत बेहतर नहीं समझता, क्योंकि आप माशाल्लाह वो MPA हैं तो मुझसे ज़्यादा बेहतर जानती हैं कोटा सिस्टम के बारे में। हाँ, हमने कोटा सिस्टम के बारे में जो पढ़ा है वो एक बेसिक चीज़ें हैं, वो हमें भी नज़र नहीं आती, जो अगर फराहम की गई होती तो सामने होती। बस मैं इस पर मतलब कोटा सिस्टम में भी
कई जगहों पे ऐसी चीज़ें हैं जो कि नौजवानों को नुकसान पहुंचा रही, ख़ास तौर पे कराची के नौजवानों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही। किरण मसूद साहिबा, अभी ये जो वैक्सीनेशन के नाम पे बच्चों की ज़िंदगियां दांव पे लग गई हैं, वैक्सीनेटर्स ने ओहदे तब्दील करवा लिए हैं, ये क्या मामला है? सिंध हुकूमत कहाँ है भाई? वैसे तो सेहत पे बहुत इतना काम करते हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब कहाँ पे हैं? इन्होंने कोई एक्शन लिया नहीं लिया? असेंबली में है सिंध हुकूमत, ब्लैक को व्हाइट और व्हाइट को ब्लैक करने में लगी हुई है। हम सवाल जरूर उठाते हैं असेंबली में, और हमें सब अच्छा है कि रिपोर्ट वहाँ सुनाई दी जाती है। हम लेकिन किरण साहिबा, जो ग्राउंड रियलिटीज है वो तो आप देख रही हैं ना कि सब अच्छा नहीं है। नहीं है, और हम तो आपको पता है भरपूर आवाज उठाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम खामोश है जुल्म पर, हम हर जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहे होते हैं। किरण साहिबा, मुस्तफ़ा कमाल साहब इस वक्त सेहत के वजीर हैं। की वजीर सेहत है जी, तो उन्होंने कोई इस पे एक्शन लिया? के बाद 18वीं तरमीम के बाद सेहत का शोबा सूबों के पास है, तमाम अथॉरिटीज मुंतकिल कर दी गई है। वफाकी वजीर सेहत अपना रोल बहुत अच्छे तरीके से प्ले कर रहे हैं, लेकिन वो इस्लामाबाद तक महदूद है। जहाँ मुमकिन होता है वो आवाज जरूर बुलंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि मुस्तफा कमाल भाई ने कोई किरण साहिबा, फेडरल मिनिस्टर की एक पोस्ट है, एक ओहदा है, एक ताकत है, एक इख्तियार है। थॉरली स्टडी करें, आप 18वीं तरमीम को थॉरली स्टडी करें। ये 18वीं तरमीम जो है हमारे लिए, तो फिर ऐसी मिनिस्ट्री क्यों ली आपने किरण साहिबा? एमकेएम ने ऐसी मिनिस्ट्री क्यों ली जिसका कोई फायदा ही ना उठाया जा सके? मतलब शहर कायद के लोग तो, उनके बच्चे तो वहीं के वहीं हैं। क्या करें? देखिए, बात इतनी सी है कि सूबे सिंध में तो हम अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं, और बहुत बेहतरीन तौर पे ये किरदार हम अदा कर रहे हैं। अब रह जाता है मसला का वफाक का, तो वफाक में हमारे पास ठीक है 2 मिनिस्ट्रीज है, एक तालीम की और एक सेहत की। महदूद पैमाने पे जो इख्तियारात हमारे वज़रा के पास हैं, वो उन इख्तियारात को एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन 18वीं तरमीम ने सूबों को मादर पिदर आजाद कर दिया है। मेरे ख्याल है 18वीं तरमीम में मजीद तरमीम की जरूरत है, और मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से वफाक से वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा करती हूँ कि किरण मसूद साहिबा, कता कलामी की बड़ी माजरत। किरण मसूद साहिबा, कता कलामी की बड़ी माजरत। मुझे एक ब्रेक लेना है छोटा सा। बिल्कुल मैं आपसे बात करूंगी, आप मेरे साथ ही रहिएगा। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे, और ब्रेक पर जाने से पहले किरण मसूद साहिबा से मैं बात कर रही थी, और उनसे गुफ्तगू के सिलसिले को दोबारा से जोड़ेंगे। किरण मसूद साहिबा, आप कुछ कह रही थी, अपनी बात को मुकम्मल कीजिएगा। मैं कह रही थी कि क्योंकि वफाक में अब 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात बहुत महदूद हो गए हैं वफाकी वज़रा के, और सूबे मादर पिदर आजाद हो गए, तो मैं दरख्वास्त करूंगी आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों से, कि फर्दर कोई तरमीम लाई जाए, चाहे वो 27वीं हो, चाहे वो 28वीं हो, और ये 18वीं तरमीम के खद्दोखाल को दुरुस्त किया जाए। चेक एंड बैलेंस का निज़ाम बहुत जरूरी है, चाहे वो सूबे हो, चाहे वो लोकल बॉडीज हो। ये मादर पिदर आजाद अगर चलते रहेंगे। किरण साहिबा, जिस वक्त ये तरमीम मंजूर हुई थी, तब आप भी तो, आपने भी तो साथ दिया था ना इसमें। देखिए, हम भी इंसान है, बंदा बशर है। अगर हमारे कुछ लोगों से उस वक्त कोई गलती हुई थी, तो हम आज हाजिर हैं कि हम उस गलती को दुरुस्त कर लें। हमें एक मौका दिया जाए ताकि हम इस गलती को दुरुस्त कर सकें। अच्छा, चलेंगे तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आप अपनी गलती मान लें और उस गलती को दुरुस्त कर लें, और फिर आइंदा वो गलती ना हो। ओवरलुक हो गया था, तो आज हम तैयार हैं कि इस चीज को दुरुस्त कर लिया जाए, क्योंकि ये नस्लों की बका का सवाल बन गया है। हुकूमतें बहुत मजबूत हो गई हैं, और बहुत ही परेशान कुन सिचुएशन है। हम
बहुत परेशान है सिंध के अर्बन सेंटर्स, इस तरह से नहीं चल सकते मामला। जी जी बिल्कुल। अभी जो सिंध जो इतने तरक्याती काम BRT का मंसूबा जो कहाँ हो रहे हैं तरक्याती काम मेरी बहन, और सिंध के अर्बन सेंटर्स में अगर हो रहे हैं तो आप जरूर चलाइए अपने प्रोग्राम में विजुअल्स। RBT रेड बस सर्विस, ठीक है। तो इसका मतलब आपको कोई उम्मीद नहीं है? ये तो सिंध गवर्नमेंट तो कह रही है कि 2025 के दिसंबर तक स्कीम जमा कराते हैं जी। हम 2 साल से बजट के मौके पे अपने अपने इलाकों की ADP स्कीम्स जमा कराते हैं, ठीक है। इस उम्मीद के साथ कि वज़ीर आला सिंध कराची और हैदराबाद के बाशिंदों को भी इंसान समझेंगे और हमारे शहर लिवेबल नहीं रहे हैं तो वो हमें देंगे स्कीम ताकि हम अपने इलाकों की हालत को दुरुस्त कर सकें। लेकिन बहुत अफसोस है मुझे इस बात पर कि वो जरूरी नहीं समझते कि सिंध के अर्बन सेंटर्स के MPAs को स्कीम दी जाए। वो तो आप ही मुताबिक तो ये जो 8 करोड़ वाला मामला था, ये किसको मिलते हैं? 8 करोड़ और 12 लाख और पता नहीं और कितने बड़े फंडिंग वगैरह की जाती है। आज तक नहीं बदला, कहाँ बढ़ रहा है। अच्छा, हमारे इलाके खंडर बन चुके हैं, हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, सीवरेज सिस्टम खत्म हो चुका है। ना तो जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन कोई काम करते हुए नजर आ रहे हैं, ना KMC का मेयर हमारे इलाकों में कोई काम कर रहे हैं। देखिए कराची के लिए तो बहुत इफ्तिताह किए हैं मेयर साहब ने। कराची के लिए स्कीम जो है वो मलीर तक महदूद है, वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में नहीं आती। अच्छा, तो किरण साहिबा सिर्फ हालात ये तरक्याती स्कीमों के ख़राब नहीं, और भी बड़ी सारी चीज़ें और भी बहुत सारी खबरें मैं बिल्कुल आपसे ही बात करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं अमीर हमजा साहब से एक सवाल पूछना चाहूँगी। अमीर हमजा साहब, ये अभी आपने बताया था कि जो आपका जो बिज़नेस है वो गोल्ड से रिलेटेड है। जी जी। हम ये देख रहे हैं आज भी स्टॉक एक्सचेंज बहुत आगे गया, फिर एक रिकॉर्ड तोड़ दिया उसने। बिल्कुल। और गोल्ड के रेट जो थे वो भी फिर ऊपर चले गए। अभी लास्ट वीक 6-6 हज़ार रुपये भी बढ़े और अभी 1300 और 2000 इस तरह भी बढ़ रहे हैं। कि इतनी जल्दी मतलब कहाँ गोल्ड सिर्फ 50,000, ये कुछ ज्यादा पहले की बात नहीं है, 5-6 साल पहले की। हाँ, 50,000 60,000 पर तोला था, लेकिन अब ये 3.5 लाख रुपए तोला हो गया है। तो मतलब क्या वजह क्या होती? वैसे तो कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज बहुत अच्छी जा रही है, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, मईशत बड़ी मजबूत है। बहुत मईशत अब मैं आपको इन सेंस ऐसे कहूँगा कि काफ़ी पाकिस्तान में जैसे बिल्डर हजरात हैं और काफ़ी सारे जो इन्वेस्टर्स हैं बेसिकली, वो इन्वेस्टमेंट्स गोल्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा रिजर्व कर रहे हैं। अच्छा। तो डिमांड जब ऑफ कोर्स एक चीज़ की जब हम देखते हैं कि डिमांड बढ़ती है तो उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है। और कुछ चीज़ें इंटरनेशनल मार्केट पे बहुत डिपेंड करती है गोल्ड की मार्केट, क्योंकि चलती ही वहाँ से है। तो जब वहाँ पे टैरिफ्स इम्प्लीमेंट होते हैं, वहाँ पे कोई भी ऐसी पैनिक वाली न्यूज़ होती हैं तो ऑटोमेटिकली इसमें अप डाउन, इसमें हाई फ्लक्चुएशन होती है। अच्छा, वैसे ये सिर्फ पाकिस्तान की हद तक है। अगर आप डॉलर के रेट देख लें, आप अपने जो हमसाया ममालिक हैं आप वहाँ डॉलर के रेट्स देखें और आप पाकिस्तान में रेट देखें, पेट्रोल के रेट देख लें, आप बिजली के रेट देख लें, तो मतलब ऐसा क्या है, क्या पाकिस्तान की आवाम इतनी अमीर है कि इसको आप इतना प्रोटोकॉल देते हैं? हम अमीर तो नहीं कह सकते। देखें, मिडिल स्टैंडर्ड तो पाकिस्तान में मैं ऐसा समझता हूँ कि कराची शहर में तो स्पेशली काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो गया है। अब हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये हो गया है कि अपर मिडिल, लोअर मिडिल एंड हाई क्लास, 3 क्लास बन चुकी हैं। जो एक मिडिल स्टैंडर्ड को हम एक गिनते थे अब वो नहीं आते। और गोल्ड के हवाले से भी अगर आप पूछें तो वो अब गरीब हो गए। अब वो गरीब हो गए और सच कोई इतनी लोगों की इस्तात नहीं है, उनकी इतनी कैपेसिटीज नहीं है कि वो खरीद सके। ज्यादातर बेचने पे आ रहे हैं, बेचने पे आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जिसके पास सोना है वो बेच के वो अपना काम निकाल रहा है, वो कुछ काम कर गोल्ड सेल करके कोई अपने घर के एक्सपेंसेस को पूरा कर रहा होता है, कोई बिजली के बिल भर रहा होता है। तो हम ये देखते हैं, ऐसा है बिल्कुल, ये बिल्कुल है। किरण साहबा, ये जो चीज़ें हैं कि मुल्क, पूरे मुल्क की मैं बात कर रही हूँ,
10 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं। तो कोई है सुनने वाला, देखने वाला या बोलने वाला जो इस बात पे बात कर सके कि दुनिया के हर ममालिक में लोग तरक्की की तरफ जाते हैं, दुनिया की हर हुकूमत चाहती है उसके लोग तरक्की करें, हम तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं, क्यों? हम IMF पे डिपेंडेंट मैशियत हैं। हम नहीं, तो एक वक्त तो वो भी था जब हमने दुनिया को कर्ज दिया। के बाद भी IMF जो है वो डिक्रेशन दे रहा होता है, और टैक्सेशन हो गई, हर चीज हो गई, बैंकिंग हो गई, हर चीज जो है वो IMF के कहने पे की जा रही होती है। तो आप आवाम पे बोझ डाल रहे हैं टैक्सों का, बढ़ती हुई पेट्रोल प्राइसेस का, तो ये बोझ तो सारा आवाम पर ही आ रहा है ना। अब ये अलग बात है कि देखिए सैलरी के हिसाब से प्राइवेट सेक्टर में तो सैलरीज नहीं बढ़ रही, तो जाहिर है लोग गुर्बत के प्राइवेट सेक्टर में सैलरी बढ़ने का जो आपने बात कही है, ये तो वहाँ है जहाँ सैलरी मिल रही हो। कई ऐसे हैं सेक्टर जहाँ पे सैलरी नहीं मिल रही, 4-4 महीने के बैकलॉग्स हैं और बहुत सफर कर रहे हैं उनके जो एम्प्लॉइज हैं, कर रहे हैं लोग। अभी मेरे ख्याल सिंधी की बात है, एक वाले 2 बच्चों समेत 2 दरिया में छलांग लगा के बच्चे जिंदगी का खात्मा किया। अभी मेरे पास खबर आई है कि गुलिस्तान जौहर का एक प्रोजेक्ट है, रूफी ग्रीन सिटी, गालिबन रूफी समथिंग है, वहाँ एक बंदे ने सुसाइड कमिट किया है। बहुत तकलीफदेह हालात हैं। हम खुद लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए हमें पता है कि किस अजियत में लोअर मिडिल क्लास पाकिस्तान की है। तो आप लोग जब असेंबली की सीट्स पे बैठते हैं तो इन लोगों के लिए क्यों नहीं बात करते, क्यों नहीं वो जो तालीम और सेहत का जो एक नारा लगाया जाता है कि वो रियासत की जिम्मेदारी है, वो मुफ्त फराहम की जा रही है, और जो ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी ये बात कहती है कि रोटी, कपड़ा और मकान वो देने की बात कर रही है या लेने की बात कर रही है? देखिए, रोटी, कपड़ा और मकान के नाम पर रूरल सिंध में लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। इनका वोट बैंक खत्म हो जाए अगर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे तकसीम होना इंडिया सिंध में बंद हो जाए, ये मैं दावे से कह रही हूँ। आप लोगों को खैरात देने के आदी बना रहे हैं, लोगों को भिखारी बना रहे हैं। आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को बेनजीर इनकम जनरेशन प्रोग्राम में क्यों नहीं कन्वर्ट करते? आप लोगों को आसान शराइत पे कर्जे दें, वो दुकानें खोलें, आप कॉटेज इंडस्ट्री लगवाएं अपने सूबे में, शहरों में, गांव-गांव, देहात आप कॉटेज इंडस्ट्री लगवाएं, तो लोग खुद ब खुद गुर्बत की लकीर को पार करेंगे, उनका अपलिफ्ट हो जाएगा रहन सहन। लेकिन उनकी तो दिलचस्पी नहीं है। वो किरण साहब आप बात कर रही हैं कॉटेज इंडस्ट्री की। आपको याद होगा हमारे गुज़िश्ता हुकूमतों में एक PM आया था जिसने कहा था कि लोग अपने घर में मुर्गियां पालें, बकरियां पालें और अंडे और दूध जो है वो घर में ही उन्हें मिलेंगे, फ्रेश मिलेंगे, घर में सब्जियां उगाएं। बगैर ट्रेनिंग के पोल्ट्री का काम हो या कैटल फार्मिंग हो मुमकिन नहीं है। इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है तो लोगों को। नहीं, गाँव देहात में कहाँ किसी को ट्रेनिंग मिलती है किरण साहब? गाँव देहात में किसी को कहाँ ट्रेनिंग मिलती है? गाँव देहात में तो हमने देखा है हर घर में मुर्गियां होती हैं, बत्तखें होती हैं, गाय बकरियां होती हैं। आप तो तो फॉर्मूला नहीं चल सकता ना। अच्छा, हमारे घर तो बड़ा मजाक उड़ाया गया था इस थीम का, जो मजाक ही उड़ाने जैसी स्कीम थी ये। अच्छा, अंडे, मुर्गियां, कट्टे, ये चीजें किसी मुल्क की मैशत को सहारा नहीं दे सकती अनटिल एंड अनलेस आप लोग अपने लोगों की प्रॉपर ट्रेनिंग करें, उन्हें कर्जे दें। हम देख रहे हैं कि वज़ीर-ए-आला पंजाब आसान कर्जे भी दे रही है मुर्गियां, भैंसे खरीदने के लिए, खेतों में काम करने के लिए, मशीनरी के लिए आसान शराइत पे कर्जे दे रही हैं और साथ साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी कंडक्ट हो रहे हैं। ऐसे थोड़ी होता है कि कोई उठे और एक मंसूबा दे दे।
اور پوری قوم اندھا دھند اس کے پیچھے لگ جائے, ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. حمزہ, یہ جو ابھی بات کی کاٹیج انڈسٹری کی, میں اب دیکھ رہی ہوں یہ چیزیں ایکسپیرینس کی میں نے کہ لوگوں میں ایک رجحان آیا ہے. اب جیسے بقرہ عید کا ایک ہمارا جو ایونٹ ہوتا ہے, تہوار ہوتا ہے, اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ 6-8 مہینے پہلے وہ بکرے بکریاں پالنا شروع کر دیتے ہیں, گائے پالنا شروع کر. اب یہ بہت زیادہ رجحان آ رہا ہے جب سے مہنگائی کا زور زیادہ ہوا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک تو ہمارے گھر میں صاف ستھرا کھانا پینا ہوتا ہے اور بہت اچھے اس میں وہ پل بھی جاتا ہے, ہماری محبت بھی ہوتی ہے, ہمارا تہوار بھی ہوتا ہے. دوسرے ہم مہنگائی سے بچ جاتے ہیں. وہ جانور جو ہمیں 20-25 میں پڑتا ہے وہ ہمیں عید تہواروں میں ہمیں وہ 1-1.5 لاکھ سے اوپر کا پڑتا ہے. وہ تو عام گھروں میں لوگ فلیٹس میں پال رہے ہیں, تو یہ تو کیا جا سکتا ہے کام. دیکھیں, یہ کام بالکل کیا جا سکتا ہے, لیکن جب جانور کی جو, کیونکہ میں اس فیلڈ سے پروفیشنل نہیں ہوں, لیکن جانور کی جو کیئر ہے, اس کا کھانا پینا, اس کی ویکسینیشنز, تو وہ بھی تو بڑا میٹر کرتی ہیں, وہ بھی تو بڑی ایکسپینسو ہے. تو وہ پھر جو بات کرن صاحبہ کر رہی ہیں کہ ایک تربیت چاہیے, گورنمنٹ کو چاہیے کہ کوئی اس طرح کی آگاہی مہم یا کچھ ایسا شروع کرے, تھوڑا ایک پلیٹ فارم بنانا چاہیے تھوڑے اویئرنیس کے لیے. لیکن جیسے گھر کے اندر وہ لائیو اسٹاک کا جو کام ہے بیسکلی, یہ جو جانور لوگ پالتے ہیں اس کو بڑا کرتے ہیں, سم آف پیپلز اس کو سیل کر دیتے ہیں, اور کچھ اس کو لوگوں نے اس کو بزنس بھی بنا لیا ہے. بالکل بنایا, بالکل, لوگ چھتوں پہ رکھتے ہیں, یہ کاروبار بن گیا ہے. اگر آپ دیکھیں تو کافی ایسے لوگ ہیں جن کے کافی ٹائم پہلے انہوں نے 2 سے 4 جانوروں سے سٹارٹ کیا تھا, 2 سال 3 سال پہلے. اب ان کے کیٹل فارمز ہیں بڑے بڑے. بالکل, وہ ایک بزنس ہے, لائف اسٹاک کا ایک بڑا اچھا ایک آئیڈیا ہے. اور آج کل کا جو ینگسٹر ہے وہ اس طرف, اس کا رجحان زیادہ نیچر کی طرف زیادہ جا رہا ہے رجحان. یہ ہے. اور 1.5-2 لاکھ میں جانور کوئی نہیں آتا جو ہم بھی دیکھتے ہیں. اچھا, نہیں آتا. اچھا, چلے ٹھیک ہے. کرن مسعود صاحبہ, آپ بھی ہمارے ساتھ ہی رہیے گا اور امیر حمزہ سے بھی بات کریں گے, لیکن وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. کرن مسعود صاحبہ سے میں بات کرنا چاہوں گی. کرن صاحبہ, ہب ڈیب کا منصوبہ 14 ارب کی لاگت سے تیار کیا گیا. 14 اگست کو اس کا افتتاح ہونا تھا, لیکن اس سے پہلے ہی کینال جو تھی وہ پانی میں بہہ گئی. کارکردگی کافی یا ناقص مٹیریل, کیا کہیں گے اس کو؟ کینال ایک دفعہ پانی میں نہیں بہی, کینال 2 دفعہ پانی میں بہی ہے. اچھا, یہ آپ نے نہیں بریکنگ دی ہے؟ کے لیے کھولی گئی تو بھی وہ پانی میں بہ گئی. پھر اس کا ریپیئر ورک ہوا, پھر جمعے کو دوبارہ پانی چھوڑا گیا, پھر اس میں شگاف پڑ گیا. میرے پاس تمام ویڈیوز موجود ہیں. اچھا, میں شیئر کر دوں گی. میں نے ضرور شیئر کیجیے گا. چینل پہ میں لائیو تھی, میں نے وہاں بھی یہ بات کی تھی. اچھا, وہاں میں نے ساری ویڈیوز وغیرہ پرووائڈ کی تھی, وہ چلی. بہت برا حال ہے اس کینال کا. میں نہیں سمجھتی کہ ایک بوند بھی پانی کا اضافہ کراچی کے لیے ہوگا. اور سب سے بڑا دھوکہ یہ ہوا ہے ڈسٹرکٹ ویسٹ اور ڈسٹرکٹ کیماڑی کے لوگوں کے ساتھ, جنہیں یہ بتی کے پیچھے لگایا گیا تھا کہ کینال کا 14 اگست کو افتتاح ہوگا اور 200 mg پانی آ جائے گا. لیکن مجھے 1% امید نہیں ہے. اگر یہ 14 اگست کو بلاول صاحب سے افتتاح کرا بھی دیں گے تو آپ بھول جائیں کہ وہ کینال اس قابل ہے کہ وہ پانی کراچی تک لے آئے. تو اس 14 ارب کا کیا کرن صاحبہ, مطلب یہ تو عوام کے قوم کا پیسہ ہے نا, ان کے دل میں درد تو ہے نہیں, اور نیت ان کی نیک نہیں ہے. اور خاص طور پہ کراچی کے کسی منصوبے سے سندھ حکومت کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. یہی ہمارا ان کے ساتھ مسئلہ چل رہا ہے کہ سندھ کے اربن سینٹرز میں کام کرنے کا ان کو کوئی شوق نہیں ہے. اور پانی کی بوند بوند سے کراچی کا ہر ڈسٹرکٹ ترس رہا ہے. اچھا, اور مجھے یقین ہے کہ 14 اگست کو جب اس کا افتتاح کیا جائے گا, اچھا یہ امید ہے آپ کو کہ 14 اگست کو ہی وہ پھر تالے لگ جائیں گے اس منصوبے کو. اچھا, 2 دفعہ یہ پانی چھوڑا گیا ٹیسٹ کے لیے, دونوں دفعہ آپ کی لائن بیٹھ گئی ہے, پورا ڈیمیج ہوا ہے پروجیکٹ. مجھے 1
1% भी उम्मीद नहीं है कि कराची के आवाम को एक बूंद भी इजाफी पानी इस हब कैनाल से मिलने वाला। अच्छा, चलें अमीर हमजा साहब से भी बात कर लेते हैं। अमीर हमजा साहब, ये तो पानी का मसला था और बड़े सारे मसले हैं, लेकिन आपसे मैं बात करना चाहूँगी, यूथ को कुछ दिया है सिंध गवर्नमेंट ने 17 साल हुकूमत में? कोई प्रोजेक्ट? अभी जो यूथ के लिए जो अभी जो प्लेटफॉर्म्स बनने स्टार्ट हुए हैं, जैसे गवर्नर हाउस के अंदर एक आईटी के हवाले से अगर मैं कहूँगा तो बड़ा अप्रिशिएट करने वाली बात है कि 10,000 स्टूडेंट्स। वो गवर्नमेंट की तरफ से तो नहीं है, वो उनका पर्सनल है। अगर आप एक यूथ की बात कर रही हैं तो मैं उस पर कर रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट की जानिब से नहीं कर रहा। तो उसमें बड़ा काम उन्होंने किया है और स्टूडेंट्स को अवेयरनेस भी दे रहे हैं, आईटी के वो कोर्सेज करा रहे हैं जो कि थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स के हैं। किरण मसूद साहिबा तो हमारे साथ हैं, ये तो इनकी जानिब से हुआ ना, ये गवर्नर हाउस में जो सारा हुआ, एमक्यूएम ने बड़ा सपोर्ट किया और कामरान टिसोरी साहब ने बहुत वो किया, और इसमें हमारे वेलफेयर का बहुत बड़ा हाथ है। ये सिंध गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हुआ, इस तरह की तरफ से नहीं हुआ। जमात इस्लामी ने भी बड़ा एक वो बनो काबिल जो प्रोग्राम किया, हाँ, तो वो गवर्नमेंट के जानिब से जेडीसी ने भी किया था। तो ये तो वेलफेयर की जमातें या वेलफेयर के काम जो हो रहे हैं वो एक अलग है। मैं सिंध गवर्नमेंट की बात नहीं, गवर्नमेंट के जानिब से फिलहाल तो नहीं, गवर्नमेंट की जानिब से फिलहाल कोई ऐसा यूथ का मैं अभी रिसेंटली देख कर आया हूँ इस्लामाबाद, तो पंजाब में पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम जो बनाया है, तो उसमें मैंने देखा कि काम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। माइट भी पॉसिबल कि वो आगे प्रोजेक्ट्स लॉन्च करें और यूथ के लिए कुछ तो काम ये तो करें। प्राइम मिनिस्टर फेडरल गवर्नमेंट कर रही है, प्रोग्राम है ना, प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम है, तो सिंध में नहीं ये इसका कोई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसमें तो सिंध गवर्नमेंट को जगाना पड़ेगा। कब सिंध गवर्नमेंट चाहे तो बना सकते हैं एक सिंध गवर्नमेंट यूथ प्रोग्राम, जो कि बड़ा मतलब इसमें बहुत काम कर सकते हैं। पंजाब में तो हम ये देख रहे हैं कि बहुत काम हो रहा है, लेकिन सिंध में काम नहीं हो रहा। तो क्या बेहोशी वगैरह का कोई ट्रीटमेंट किया जाए, क्या किया जाए सिंध गवर्नमेंट के साथ? कोई सजेशन दे दें। सजेशन यही है कि यूथ जो है वो जो बड़े कुछ लोग हैं उनसे, जो बिजनेस क्लास के लोग हैं, मैं ऐसा समझता हूँ कि जो हमारे जो जितने नहीं, भी वो तो फिर वेलफेयर की तरफ चला जाएगा। अगर बिजनेस क्लास को थोड़ा इंसिस्ट करें इस पे। आपका कोई वक्त जाके सीएम से मुलाकात करे या उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स बताए, आप यूथ हैं तो यूथ अपनी स्ट्रेंथ शो करे, वो बताए कि भाई ये हमारे मसले हैं, आप यहाँ काम करें, हम यहाँ आपका गुड हैंड बन सकते हैं। तो मतलब ये चीज इस वक्त आईटी सेक्टर के अंदर बहुत काबिल, मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान में इंतहा से ज़्यादा काबिल लोग हैं, जो कि घर में बैठे हुए हैं और वो बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट के लिए भी बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। वो अगर गवर्नमेंट उन्हें मौका दे तो ये समझे कि बहुत बहुत पाकिस्तान का नाम जिसे कहते हैं वाकई रोशन करना, हमारे यूथ के अंदर इतना टैलेंट है कि वो कर सकते हैं और बहुत हमेशा करती रही है और अल्हम्दुलिल्लाह किया भी है। लेकिन हुकूमत की तरफ से उसको सपोर्ट मिले तो बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐसा है। किरण मसूद साहिबा, गवर्नमेंट क्यों नहीं सपोर्ट करती यूथ को? कोई तजवीज़ है आपके पास कि आप गवर्नमेंट को कहें कि वो यूथ को सपोर्ट करे? तो वो बहुत कुछ करने के काबिल है, काबिलियत बहुत ज़्यादा है, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है। माज़रत के साथ सिंध गवर्नमेंट के कान पे जू रेंगती ही नहीं, उनसे हम गुजारिशात करते रहते हैं। ऐसा नहीं है, असेंबली का इजलास चलता है और हम हर मौजू पे गुफ्तगू करते हैं, लेकिन इंतहाई मायूस कुन रवैया है हुकूमत सिंध का। तो कोई करारदाद लेके आ रहे हैं आप लोग सिंध हुकूमत के खिलाफ या कुछ उन्हें जगाने के लिए? हमारी करारदाद बुलडोज कर दी जाती है। हम आए दिन करारदाद लगाते हैं जिसको टोटली बुलडोज किया जाता है। करारदादें तो टोटली जो है ना गवर्नमेंट की लगती हैं, हद तक कि कल 5 अगस्त यौम इस्तेहसाल कश्मीर पे मैंने करारदाद जमा कराई, जिसे साइड में रखे दयाल अंजार साहब की तरफ से जो करारदाद जमा कराई गई थी उसे टेकअप कर लिया गया। अच्छा, हम कराची, हैदराबाद, बल्कि हम पूरे सिंध के इश्यूज पे आवाज उठाते हैं। ठीक है, लेकिन मिसाल है ना नक्काल खाने में तूती की आवाज, वो हिसाब हुआ है। सिंध गवर्नमेंट के कानों पे किसी भी तरह हमें जू रेंगती हुई महसूस नहीं हो रही।
अच्छा, तो वही बात है कि आपके पास इख्तियार नहीं है, और तो फिर क्या फ़ायदा किरण मसूद साहिबा सीट्स का, क्या आप सीट रख के भी बेख्तियार हैं? देखिए, हमारी सीट हमें हमारे अवाम ने दी है। हम कराची हैदराबाद के अवामी नुमाइंदे हैं। हम अपने शहरों के लिए आवाज तो उठा सकते हैं, वहाँ हम शोर तो मचाते हैं। हम अपनी सीट इस बुनियाद पे क्यों छोड़ दें कि सिंध हुकूमत हमें फंड्स नहीं दे रही। हम वहाँ ऐवानों में बैठ के भरपूर आवाज बुलंद करते हैं, जिसे आप मीडिया चैनल्स भी कवर कर रहे होते हैं। उम्मीद पर दुनिया कायम है। अगर हम अपनी सीट छोड़ दें तो आप ये देखें कि जब हमने बल्दियाती इंतखाबात का बाइकआउट किया और जमात इस्लामी ने बेशतर टाउन जीत लिए, तो आप देखें कि जमात इस्लामी भी हमें कोई काम करती हुई नजर नहीं आ रही। हाफिज नईमुर्रहमान साहब ने PS 129 से कामयाबी हासिल की, आज तक हलफ ही नहीं उठाया। वो यहाँ की एक UC के चेयरमैन भी हैं। 9 साल बाद जो पॉश एरिया कहलाता था, अच्छा, जहाँ पाकिस्तान का टैक्स पेयर बहुत बड़ी तादाद में आबाद है, एक अहम बात बन चुका है। जी, एक अहम बात, मैं अब प्रोग्राम का वक्त क्योंकि ख़त्म हो रहा है, मैं एक अहम बात आपके नॉलेज में भी ले आऊँ कि हब डैम के मामले पे हमने सिंध हुकूमत से रब्ता करने की कोशिश की, तर्जुमान सिंध से रब्ता करने की कोशिश की, और 2 MPA से हमने रब्ता करने की कोशिश की कि इस बारे में वो बात करें, हमें बताएं कि हक़ाइक़ क्या हैं या ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन उन्होंने कोई भी जवाब देने से इनकार कर दिया। सारे हक़ाइक़ आपको भेज देती। अच्छा, ठीक है, लेकिन अभी भी प्रोग्राम के बाद मैं आपको हक़ाइक़ भेज दूंगी। हम कोशिश ही कर रहे थे कि मेयर, डिप्टी मेयर या सिंध हुकूमत कोई भी, जो पानी छोड़ा जाएगा वो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट तक पहुंचेगा या नहीं। बस एक सवाल सिंध हुकूमत से कीजिए कि हेप कैनाल में जब पानी छोड़ा जाएगा, मोहतरमा वो कोई जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं है ना, वो शो में आने के लिए तैयार नहीं, वो कॉल उठाने के लिए तैयार नहीं। क्या अंदाजा हो रहा है, और वीडियोस में आपसे शेयर कर लेते हैं। जरूर जरूर, बिल्कुल बिल्कुल, इस पे भी हम बात करेंगे, क्योंकि हमारा मेट्रो चैनल हमेशा ही शहर कायद के बासियों के मसाइल पर बात करता रहा है, और मसाइल पर हम सवाल उठाते रहे हैं और आइंदा भी उठाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया किरण मसूद साहिबा कि आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया अमीर हमजा साहब के आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लेके आए। नाज़रीन, हमारा जो प्रोग्राम है, कोशिश हमारी यही होती है कि हम शहर कायद के मसाइल पर बात करें और हुकूमत सिंध से ज़रूर उनका मौक़िफ़ है। लेकिन आज ये हुआ कि जब हब डैम पर हमने बात करने की कोशिश की तो सिंध हुकूमत की तरफ से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, उन्होंने जवाब देने से बिल्कुल इनकार कर दिया। इसी के साथ शुमाइला नवाज़ को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।